साउथ अफ्रीका की टीम जो कि गई है पाकिस्तान के दौरे पर और सबसे पहले खेलेगी 3 टी20 मैच की सीरीज। उसके बाद फॉलो अप होगा 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज के साथ। लेकिन शुरुआत जो टी20 सीरीज के साथ हो रही है, जिसका पहला टी20 मैच रावलपिंडी नाम के उस मैदान पर खेला जाएगा, या बेसिकली आप सीधे कह लीजिए उस कंट्री में खेला जाएगा, जहां पर हमको पिच रिपोर्ट में कुछ ज्यादा बहुत देखना होता है नहीं। सिर्फ हमको टॉस के बाद यह समझना होता है या देखना पड़ता है कि जो पिच है उस पर कितनी मात्रा में डेड ग्रास है, उसकी लेयरिंग कितनी थिक है, और साथ ही साथ दूसरी चीज कि सेकंड इनिंग के दौरान जो कि टी20 मैच है रात में होगा, तो ओस आने की कितनी संभावना है। सिर्फ ये दो चीज आपको देखनी होती है पिच रिपोर्ट में, अगर पाकिस्तान के किसी भी मैदान पर मुकाबला होता हो, चूंकि पिचेस तो बेसिकली रोड ही होती हैं, और जो आपको मैंने कहा कि कितनी थिकनेस है ग्रास की जो उस पर छोड़ी गई है, वो तो जनरली मिलता नहीं। लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा हमको, ये चीज हम टॉस के बाद देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो आज का पहला टी20 मैच है, जैसा मैंने आपको बताया 28 अक्टूबर को रात को 8:30 बजे से भारत के समय के हिसाब से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर जब ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पिच रिपोर्ट में बहुत ज्यादा आप कुछ देखना या समझना होता है नहीं। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल यहां पर लास्ट के 4 मुकाबलों के आंकड़े अगर आप यहां पर रखें, तो इन चारों मैचेस में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम के 178 के स्कोर को चेज करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने 179 रन बनाए 3 विकेट पर, और 7 विकेट से मैच को जीता, जहां पर पावर प्ले में जम के रन बने, और विकेटें जो गिरी भी ना, उसमें तेज गेंदबाजों या किसी भी तरीके के गेंदबाजों का कोई हाथ नहीं था। रन बनाने में बल्लेबाजों ने विकेटें यहां पर दी हैं। और उसके अलावा ये एक और मैच है जहां पर पाकिस्तान के 193 स्कोर को न्यूजीलैंड ने चेज कर दिया, 6 विकेट से मैच को जीता। फिर यहां पर न्यूजीलैंड के 90 के स्कोर पर आउट होने के बाद यहां पर पाकिस्तान ने 92 रन बनाए 3 विकेट पर और मैच को जीता। और उसके बाद यहां पर अगर आप देखें जिम्बाब्वे और पाकिस्तान वाला मैच, जिसमें जीतना तो पाकिस्तान को ही था निश्चित तौर पर, उसमें जिम्बाब्वे की टीम की पहले बैटिंग आ गई और बाद में पाकिस्तान ने 8 विकेट से उस स्कोर को चेज करते हुए जीत लिया। हालांकि दो चीजें यहां पर देखनी होती हैं और भी, ये मैचेस अगर आप देखें ना, तो ये अप्रैल के महीने में मुकाबले हुआ है, ये नवंबर के महीने में एक मैच हुआ है। ये मैच भी काफी हद तक आज का जो होगा इसी टाइम के अराउंड हो ही रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। लेकिन एक चीज जो और ध्यान देनी होती है ना, वो ये कि पीएसएल के मुकाबले जाकर अगर आप देखें, जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होते हैं रावलपिंडी में, तो वहां पर 10 में से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीतती हैं। लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस यहां पर होते हैं, और यहां पर इस ग्राउंड पर ना अभी तक कंप्लीट मुकाबले हुए हैं वो 6 इंटरनेशनल मैचेस ही हुए हैं, और 6 के 6 बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर हमेशा देखने को मिला है कि डोमेस्टिक मैचेस में तो अलग ही वहां पर पिच मिलती है, लेकिन इंटरनेशनल मैचेस में और बेहतर पिच बनाते हैं लोग बैटिंग के लिए, जो ज्यादा टूटती नहीं है। और साथ ही साथ चूंकि पहला मैच है सीरीज का, फ्रेश पिच भी होगी, तो इसी तरीके का रिजल्ट आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओस का भी एक फैक्टर होगा, वो भी हमको देखना पड़ेगा। बाकी स्पिन को 15 और पेस को जो 21 विकेट इन 4 मैचेस में मिली है ना, वो दिखाता है कि बॉलर्स का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ निश्चित तौर पर अगर ओस नहीं आती है, तो वहां पर पिच थोड़ी सी स्लो एंड लो होगी। वैसे भी केवल 40 ओवर का गेम होता है टोटल दोनों इनिंग्स में मिला करके, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप को जाकर के ज्वाइन करना है इस पिच रिपोर्ट को समझने के बाद, क्योंकि जो फाइनल पिच रिपोर्ट और फाइनल मेरी टीम आएगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही आएगी टॉस के बाद, जहां पर आपको मैं पिच का नेचर बता दूंगा, ओस आएगी कि नहीं आएगी वो बता दूंगा, और अपनी कुछ टीमें भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक है, पिन किए हुए कमेंट में जो लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, उसको क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है और एक्टिव रहना है टॉस के बाद, ताकि आपको वहां पर मैं ना सिर्फ पिच रिपोर्ट बता सकूं, वेदर के बारे में, ओस के बारे में, और अपनी कुछ टीमें भी दे पाऊं। फिलहाल ये है पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर। मोस्ट प्रोबेबली जो आज खेलेगी, बाबर आजम की वापसी हुई है, तो नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, ये आपको दोनों ओपन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और चूंकि विकेट कीपिंग के दूसरे कोई ऑप्शन जो इन्होंने पिक किए हैं स्क्वाड के अंदर, वो एक और ऑप्शन है उस्मान खान, वो अगर खेलते हैं प्लेइंग 11 में, तब तो साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, वरना ये एज ए विकेट कीपर आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी सलमान अली आगा कप्तान है, हसन नवाज है, अब्दुल समद है, मोहम्मद नवाज इनके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी करते हैं। बाकी फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह की भी वापसी हुई है, और अबरार अहमद एज लेग स्पिनर आपको खेलते दिखाई पड़ेंगे। बाकी स्क्वाड में जो बेंच के बचे हुए प्लेयर हैं, उनके नाम अगर आप देखें तो वो है मोहम्मद वसीम जूनियर, राइट आर्म मीडियम फास्ट, सलमान मिर्जा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उस्मान खान जिनके बारे में अभी आपको मैंने बताया कि पहले बीच में यूएई के थे खेलने, फिर वहां से छोड़ करके पाकिस्तान आ गए, ये विकेट कीपर बैटर के तौर पर हो सकता है खेल जाए आज, ये देखना पड़ेगा मौका मिलता है या नहीं। बाकी उस्मान तारिक को भी इंक्लूड किया गया है, ये एक ऑफ स्पिन बॉलर है, अभी सीपीएल बहुत अच्छा खेल करके आए थे, उसी के दम पर इनको टीम में जगह भी मिली है खास करके, और निश्चित तौर पर एक बॉलिंग की वैरायटी भी लेकर के आते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि वो प्लेइंग 11 में खेलते दिखाई भी पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप उनके आंकड़े देख लीजिए हर एक प्लेयर के टी20 करियर, यानी कि इंटरनेशनल टी20 में क्या एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं सारे पाकिस्तानी प्लेयर। जैसे उस्मान तारिक, अभी तक इनका डेब्यू भी नहीं हुआ इंटरनेशनल टी20 में, लेकिन रिसेंट टाइम इन्होंने डोमेस्टिक मैचेस जैसे लीग वाले जो टी20 होते हैं, सीपीएल हो गया या पाकिस्तान के अंदर जो लीग होती हैं डोमेस्टिक टी20 होते हैं, वहां पर इन्होंने रिसेंटली क्या किया है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले साहिबजादा फरहान, सभी को याद होगा अभी एशिया कप फाइनल में
इंडिया के खिलाफ एक अच्छी हाफ सेंचुरी लगाई थी, थोड़ी सी धीमी थी, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। बाकी 27 में जब 555 रन है, केवल 22 का एवरेज है। पहली इनिंग और सेकंड इनिंग में देखेंगे तो पहली इनिंग में थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं, सेकंड इनिंग में अभी तक 27 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए केवल 9 का एवरेज है। तो ठीक ठाक सैंपल साइज है जो इनके बारे में बताता है। और उसी तरह से सैम अयूब, बाबर आजम और सलमान आगा के भी सारे बल्ले के नंबर्स आप देख सकते हैं, जिसको इनिंग के बेसिस पर आप समझने जाएंगे तो उसमें सैम अयूब का तो अभी आंकड़ा कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन बाबर आजम दोनों इनिंग्स में काफी बेहतर खेलते रहे हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बैटर्स का हमने इनिंग के बेसिस पर कुछ चीजें समझी, बॉलर्स के भी इनिंग के बेसिस पर समझना है। तो जैसे अबरार अहमद हो गए एक लेग स्पिनर, जनरली स्पिनर्स क्या होते हैं वो सेकंड इनिंग में ज्यादा इंपैक्ट लेकर के आते हैं, लेकिन अबरार अहमद एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी गेंद में टर्न वगैरह तो कुछ ज्यादा होता नहीं, थोड़ी सी मिस्ट्री स्पिन करते हैं, और निश्चित तौर पर जब पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो उसमें बल्लेबाज मारने जाता है बाद में, तो वहां पर इनको विकेटें मिलती हैं, जिसमें 22 मैच में 29 विकेटें उन्होंने अपने करियर में निकाली हैं, जिसमें पहली इनिंग में हर 13वीं गेंद पर विकेट मिली है, सेकंड इनिंग में 18 गेंदें लग जाती हैं एक विकेट निकाले में। अभी तक के ठीक ठाक से 22 मैचेस के करियर में और ठीक ठाक के सैंपल साइज है। हालांकि मैं चूंकि सामने साउथ अफ्रीका की टीम है तो ये जरूर कहूंगा कि दोनों इनिंग्स में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां पर ज्यादा है वो चीज आपको यहां से हर एक खिलाड़ी के बारे में इस पूरे डेटा बेस से ही समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को रोक करके पूरा डेटा करियर का आपको देखना जरूर है, इनिंग के बेसिस पर भी। बाकी रीसेंट फॉर्म को अगर आप देखें कि रीसेंट टाइम में, और अभी आपको याद ही होगा पाकिस्तान की टीम जो सबसे रीसेंट कोई मुकाबला खेली है तो वो तो अभी टेस्ट मैचेस खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके पहले एशिया कप था T20 फॉर्मेट का ही, और वहां पर अगर आपने देखा हो तो सैम अयूब बैक टू बैक जीरो बना रहे थे, केवल एक ये 2 रन की पारी, एक 21 रन की पारी, बाकी ये जीरो ये जीरो ये जीरो। तो ओवरऑल बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजरे थे पूरे एशिया कप में एज ए बैटर। हालांकि एज ए बॉलर इन्होंने इंपैक्ट जरूर छोड़ा था, विकेटें निकाली थी बीच बीच में आकर के, और काफी अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये लेग स्पिन भी कर देते हैं, ऑफ स्पिन भी कर देते हैं। और उसके बाद आते हैं साहिब फरहान, जिन्होंने अच्छा इंपैक्ट छोड़ा था खास करके इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, 57 रन बनाए थे उन्होंने एशिया कप के फाइनल में। और जिस तरीके से बैटिंग करते हैं और सामने की टीम में जैसे बॉलर हैं वो अगर ऊपर गेंद करें तो वहां पर इनको दिक्कत आ जाएगी, और सामने की टीम में चाहे लुंगी एंगीडी हो या जो भी आगे बॉलर आपको मैं दिखाऊंगा, वो सारे के सारे स्विंग बॉलर्स हैं एंगीडी को छोड़ करके, वो हिट द डेक बॉलिंग करते नहीं कि इनको पुल या हुक करने दे ज्यादा, और उसी पर रिलाई भी काफी करते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे कुछ बॉलर्स हैं सामने की टीम में जो इनको परेशान कर सकते हैं, और बाकी अभी आगे हेड टू हेड के आंकड़े से भी चीजें समझ में आएंगी। तो दोनों ठीक ठाक से ऑप्शन हैं। बाकी बाबर आजम अभी टेस्ट मैचेस में भी कुछ खास कमाल लास्ट मैच में तो करते दिखाई पड़े, अच्छे टच में दिखाई पड़े, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रिसेंट टाइम में रहे नहीं है। सलमान आगा का भी वही हाल है, और T20 में ना तो सलमान आगा वैसे भी बनते नहीं, और उसके बाद और टीम के कप्तान हैं। इसके बाद आते हैं 2 रियल T20 के खिलाड़ी, हसन नवाज और अब्दुल समद, जिनके साथ वही दिक्कत है कंसिस्टेंसी की, कि अगर कोई खराब बॉलिंग कर दे, एकदम फ्लैट पिच मिल जाए जो कि आज मिलेगी, तो निश्चित तौर पर वहां पर इनका धमाका होता है। रन्स अगर आप देखें तो कुछ खास इनके बने नहीं है, कंसिस्टेंटली तो बिल्कुल नहीं बने। अब्दुल समद ने बीच बीच में जरूर कुछ बड़ी बड़ी पारियां निकाली हैं। इवन अगर आप देखें तो हसन नवाज ने भी न्यूजीलैंड के दौरे पर जाकर के एक सेंचुरी भी लगाई थी T20 में ही, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट है नहीं। लेकिन मोहम्मद नवाज एक ऐसे प्लेयर हैं जो निश्चित तौर पर एशिया कप में भी बढ़िया खेल करके आए हैं, बहुत तगड़े फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरी टीम के अंदर कोई बेस्ट ऑप्शन है जिसको आप कप्तान है वाइस कप्तान बनाए सीधे सीधे, तो वो मोहम्मद नवाज ही है। और उसके बाद आते हैं फहीम अशरफ, अभी एशिया कप फाइनल में इंडिया के खिलाफ 3 विकेट लेकर के गए थे, लेकिन ये भी उसी तरीके के बॉलर हैं जहां पर गेंद थोड़ी सी फंसेगी तो ये काम आते हैं, वरना उतना काम आते नहीं। बाकी शाहीन अफरीदी ने एशिया कप में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, अपने बॉलिंग से तो करी ही थी, बल्ले से भी कुछ बेहतरीन पारियां इन्होंने खेली थी। तो ये इस टीम के वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जिनको आप कप्तान है वो कप्तान चूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नसीम शाह, अच्छे बॉलर हैं, रिसेंट टाइम में देखें तो ठीक ठाक फॉर्म में है। बाकी देखना पड़ेगा कि किस इनिंग के बॉलिंग होगी, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर पाएंगे। आगे भी कुछ डेटा है आपको शेयर करूंगा। बाकी अबरार अहमद चूंकि साउथ अफ्रीका टीम है ना सामने, तो इस वजह से, हालांकि अगर आप देखें तो पिछले 4 मैच में केवल 3 विकेट हैं, फॉर्म बहुत जबरदस्त नहीं है, लेकिन चूंकि सामने साउथ अफ्रीकन टीम है वो स्पिन बहुत अच्छा खेलती नहीं, तो ये 3 बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से इस टीम की तरफ से हैं, जो अगर आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे तो इन तीनों को तो आपको कतई मिस नहीं करना है अपनी टीम से, इंक्लूडिंग बाबर आजम, ये भी आप इंक्लूड कर लीजिए, और इवन सैम अयूब भी। तो ये 5 आपके फिक्स ऑप्शन होने चाहिए इस टीम की तरफ से। और ये पांचों अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, मान लीजिए 6 टीम बना रहे हैं, तो उसमें से कम 5 टीमों में तो ये तीनों होने चाहिए, अबरार हो गए, शाहीन हो गए और मोहम्मद नवाज हो गए। बाकी कम से कम 3-4 टीमों में बाबर आजम और सैम अयूब भी होने चाहिए। और बाकी जो प्लेयर हैं, चाहे वो साहिब फरहान हो, हसन नवाज हो, अब्दुल समद हो, ये 2-2 टीमों में रोटेट होकर के रखिए इनको आप, अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें सलमान आगा को भी 1-2 टीमों में आप जगह दे सकते हैं। और बाकी नसीम शाह, ये तो निश्चित तौर पर कम से कम 50% टीमों में आपके रहेंगे। वो देखना पड़ेगा बॉलिंग किस इनिंग की रहेगी और पिच कैसे रहेगी। बाकी बेंच पर जो ऑप्शन है उसमें निश्चित तौर पर मोहम्मद हसीन जूनियर एक बहुत अच्छे ऑप्शन है, और इवन उस्मान तारिक को भी मैं एक अच्छा ऑप्शन मानूंगा। सलमान मिर्जा को भी अच्छे फॉर्म में है, तीनों के तीनों। उस्मान तारिक के बारे में आपको मैंने पीछे कहा
भी था कि अभी डोमेस्टिक सर्किट में बहुत अच्छा करके आए हैं। CPL इसके पहले जाकर के खेले थे, इसके पहले क्या ये कैरेबियन प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस है अभी अगर आप देखें इनका जो रिसेंट का है, जो कि बहुत अच्छा करके आए हैं वहाँ पर। तो निश्चित तौर पर एक अच्छे डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं अगर आज खेलते हैं। बाकी कुछ और हेल्प अगर हम ले हेड टू हेड के डेटा से, तो सैम अयूब के नंबर्स साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ बहुत कमाल के हैं। 2 मैचेस खेले हैं, 129 रन बनाए हैं, जिसमें पहली इनिंग में एक बार 58 नाबाद की पारी खेली है, सेकंड इनिंग में 31 की पारी खेली है। और इसी वजह से चूंकि एक बार नॉट आउट है तो 129 का एवरेज भी, तो रिकॉर्ड जबरदस्त है इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ। बाबर आजम के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 13 मैच में 447 रन, 34 का एवरेज। मोहम्मद नवाज के 8 मैच 76 रन, 8 विकेटें हैं। बाकी फ़हीम अशरफ के 9 मैच में 8 विकेटें हैं, 12 मैच में 13 विकेटें हैं। यहाँ पर शाहीन अफरीदी के थोड़े से एवरेज ही हैं आंकड़े। और बाकी नसीम की 1 मैच में 1 विकेट है, अबरार के 2 मैच में 3 विकेट हैं जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था। बाकी मोहम्मद वसीम जूनियर के भी 1 मैच में 1 विकेट है। बाकी जो है DNP लिखा हुआ है ना, यानी कि ये प्लेयर साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 में अभी खेले नहीं है। बाकी इस रावलपिंडी के मैदान पर क्या आंकड़े हैं इन प्लेयर्स के, वो अगर आप देखें तो एक फ्लैट ट्रैक पर खास करके जो इनके बैटर्स हैं, चाहे साहिबजादा फरहान हो, बाबर आजम तो निश्चित तौर पर होंगे ही, ये दोनों काफ़ी कमाल करते दिखाई पड़े। इवन इस मैदान पर तो हसन नवाज, और इसी मैदान की एक तरह से आप कह सकते हैं कि उपज भी है। यहीं पर कुछ अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली है PSL के अंदर, और उसी का डेटा है और उसी वजह से ये नज़र में आए भी थे और टीम में जगह भी बना गए थे। हालांकि वहाँ पर टॉप ऑर्डर पर बैटिंग करते थे। और बाकी कुछ हद तक आप यहाँ पर फ़हीम अशरफ को देखें, यहाँ पर मोहम्मद नवाज को देखें तो इनके आंकड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जज इनको उसी से करना है कि साउथ अफ्रीका सामने की टीम में है, तो निश्चित तौर पर स्पिन बॉलिंग इनके काम आएगी। शाहीन आफरीदी यहाँ पर काफ़ी अच्छा करते रहे हैं। यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर के आंकड़े बहुत ही शानदार हैं। सलमान मिर्जा के एक ही मैच में यहाँ पर 4 विकेट हैं। यहाँ पर उस्मान तारिक ने 4 मैच में 6 विकेटें निकाली हैं। तो ये वो सारे डेटा हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। जहाँ पर सलमान आगा और यहाँ पर सलमान आगा और सैम अयूब कुछ खास कमाल करते दिखाई पड़े नहीं है। तो ये सारे आंकड़े थे वेन्यू के। और उसके बाद वीकनेसेस के भी आंकड़े अगर आप देखें तो जब पाकिस्तान की टीम है सामने साउथ अफ्रीकन टीम की बॉलिंग को फेस करती है तो उस टाइप की बॉलिंग में इनको क्या दिक्कतें आएंगी। तो सैम अयूब एक ऐसे बॉलर हैं, बैटर हैं, जो एंडिले सिमलेन जो उनके एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, उनकी 5 गेंदों पर 12 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। और T20 फॉर्मेट में इनकी 2 दिक्कतें रही हैं स्पिन बॉलिंग में, लेग स्पिन पर और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर काफी विकेटें देते हैं। लेग स्पिन पर 51 गेंद पर 82 रन बना करके 5 बार, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 45 गेंद पर 61 रन बना करके 3 बार आउट हो चुके हैं। ठीक उसी तरह से बाबर आजम की कोई वीकनेस तो नहीं है टाइप ऑफ बॉलिंग में, लेकिन लिजार्ड विलियम्स ने इनको 2 बार आउट कर रखा है 36 रन देकर के। एंगीडी ने 1 बार 3 रन देकर के। जॉर्ज लिंडे निश्चित तौर पर थोड़ा सा बेहतर जॉर्ज लिंडे को खेल गए हैं, लेकिन जो अंदर आती तेज गेंदें होती हैं वो इनको परेशान करते हैं। बाकी मोहम्मद नवाज ये भी लिजार्ड विलियम्स की स्विंग बॉलिंग पर आउट हो चुके हैं 1 ही बार, और वो भी केवल 9 रन बना करके। इनको भी लेग स्पिन परेशान करती है 4 बार। और सामने की टीम में वो लेग स्पिनर है कौन, एक बड़ा अच्छा डिफरेंशियल, वो देखने के लिए साउथ अफ्रीकन टीम की तरफ से आए। तो निश्चित तौर पर एंकाबा पीटर हैं लेग स्पिनर, और पता नहीं एंकाबा ही बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो भी है फिलहाल एक लेग स्पिनर है सामने की टीम में, जो बहुत ज़्यादा टर्न वगैरह तो नहीं कराते। देखना पड़ेगा प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं या नहीं, बाकी मुझे लगता है कि खेलेंगे। कॉर्बिन बॉश हैं, एंगीडी और बाटमैन है, तो ये 4 इनके मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, जिसमें जॉर्ज लिंडे भी थोड़ी बहुत भूमिका निभाएंगे। कप्तान डोनोवन फरेरा है, डेवाल्ड ब्रेविस भी हैं। बाकी टॉप ऑर्डर में क्विंटन डिकॉक वापस आ रहे हैं, लुहान डी प्रेटोरियस के साथ ओपन करेंगे, रीजा हेंड्रिक्स है, मैथ्यू ब्रिट्सकी हैं। तो ये पूरा का पूरा लाइनअप इनका एक्सपेक्टेड है आज के इस मैच में शायद खेल जाए। लेकिन चूंकि लिजार्ड विलियम्स के आंकड़े बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वो देखते हो साथ लिजार्ड विलियम्स को ही मौका मिले हो सकता है प्लेइंग 11 में। वो डिपेंड करेगा कि ओटनिल बाटमैन कितने अच्छी फिटनेस के साथ आए हैं। बाकी टोनी दी जॉर्जी हैं, नांद्रे बर्गर है, एंडेले सिमलेन भी हैं, इनके दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज जो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं करियर की तरफ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की, तो ठीक वैसे ही जैसे आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स का देखा था वैसे ही पूरा इनका डेटाबेस करियर का तो देखिए ही। इनिंग के बेसिस पर भी इनकी परफॉर्मेंस देख करके समझिए कि कौन सा खिलाड़ी कहां पर ज़्यादा इंपैक्ट छोड़ता है, जिसमें बैटिंग एवरेजेस आपको बता देंगे बैटर के बारे में, और बॉलिंग का स्ट्राइक रेट बॉलर के बारे में। जैसे ओटनिल बाटमैन का ही हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो 12 मैच में 17 विकेट ले चुके हैं T20 फॉर्मेट में, उसमें से 11 का स्ट्राइक रेट है पहली इनिंग का, और सेकेंड इनिंग का स्ट्राइक रेट तो बहुत ही पुअर है 25 का, जो कि इनके बारे में बताता है कि पहली इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। हालांकि उतना बड़ा सैंपल साइज नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर तो हैं नहीं टीम के अंदर, लेकिन जो भी नाम है, जैसे क्विंटन डिकॉक पहले संन्यास ले चुके थे, फिर वापस आए, नामीबिया के खिलाफ एक T20 इंटरनेशनल मैच खेला और वहां पर केवल 1 रन बना करके आउट हो गए। इवन इसके पहले भी जो लीग मैचेस खेल रहे थे ना, T20 लीग्स दुनिया भर में, साउथ अफ्रीका T20 में खेले थे और उसके बाद जाकर के बाकी टूर्नामेंट्स में खेले, परफॉर्मेंस इनकी आ नहीं रही थी। और उसके बाद आते हैं लुहान डी प्रेटोरियस,
ये भी एक फ्लूक ही बेसिकली साबित हुए हैं। तगड़ी बैटिंग पिचेस पर जहां पर अच्छा पेस और बाउंस होता है वहां पर तो अच्छा करते हैं, जो कि निश्चित तौर पर इनके मतलब की विकेट आज भी होगी, तो इस वजह से एक बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद रीजा हेंड्रिक्स हैं, पाकिस्तान के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस इनके पास अच्छा खासा है। फॉर्म तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर पीएसएल वगैरह खेलते हैं, तो ये भी एक दूसरे ट्रम्प होंगे। लेकिन उसके बाद आते हैं एक बहुत ही बड़े ऑप्शन मैथ्यू ब्रिड्सकी, जिनको शायद लोग टीम में लेना, लेकिन इनका फॉर्म अगर आप देखें ना तो ये एक 4 अंक की पारी है, फिर ये 85, 88, 57, 52, 85, 93 लगातार बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, जिसमें इधर भी देखें तो लगातार बढ़िया रन्स बनाते गए हैं। और ये जो आखिरी की 2-3 इनिंग्स है ना हाफ सेंचुरी वाली, ये ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी बॉलिंग अटैक के खिलाफ है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, तो वो दिखाता है इनकी क्वालिटी को। और उसके बाद आते हैं डेवाल ब्रेविस, तो हैं ही इस टीम के वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स में से एक, ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन। हालांकि बहुत ज़्यादा रन्स इन्होंने नहीं बनाए हैं, बाकी डोनोवन फरेरा इनके नंबर्स देखें तो कप्तान है, हो सकता है थोड़ा सा अपने आप को प्रमोट भी करें, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी बीच बीच में करते हैं। इसके बाद जॉर्ज लिंडे, नंबर्स अगर आप देखें विकेटों के मामले तो बहुत अच्छे हैं नहीं, जो कि यूटिलिटी लेकर के आते हैं एक बैटर और बॉलर दोनों के तौर पर, पीएसएल में भी खेलने का एक्सपीरियंस है, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन ना सिर्फ ये, इवन कॉर्बिन बॉस भी बन जाते हैं, और ये तो अच्छे फॉर्म में भी हैं, ना सिर्फ विकेटें निकाली हैं, बल्ले से रन भी है। बाकी इनकावा पीटर ठीक ठाक फॉर्म में है, बाकी देखना पड़ेगा प्लेइंग इलेवन में खेलते हैं या नहीं, ओस आती है या नहीं मैदान पर, तो उसके हिसाब से इनकी इंपॉर्टेंस को हम टॉस के बाद तय करेंगे। बाकी एंगीडी हैं, तगड़े नाम। इसके बाद आते हैं ओटनील बाटमैन, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है, और इवन नांद्रे बर्गर हो गए, लिजार्ड विलियम्स हो गए, ये सारे ही जो तेज गेंदबाज इनके हैं बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होंगे जो भी खेलेगा। और उसके बाद एंड्रे सिमलियन और टोनी दी जॉर्जी का नाम तो आप देख ही रहे हैं, फॉर्म उनका आपके सामने है। और उसके बाद आगे आकर के देखें हेड टू हेड में पाकिस्तान के खिलाफ क्या परफॉर्मेंसेज हैं, तो क्विंटन डिकॉक के 5 मैच 147 रन है, 36 का एवरेज है। इसके बाद आता है यहाँ पर रीजा हेंड्रिक्स के आंकड़े 41 का एवरेज है, ऐसी बैटिंग पे जिस पर ये बेस्ट ऑप्शन है। और इसके बाद आते हैं मैथ्यू ब्रिड्सकी, यहाँ पर इनके 2 मैच पर केवल 20 रन है, लेकिन स्टिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। डोनोवन फरेरा के 1 मैच पर 7 रन है, लिंडे के 6 मैच में 8 विकेट है, और यही इनकी इंपॉर्टेंस बता भी देता है। और बाकी इंकावा पीटर 2 मैच में कोई विकेट नहीं है, एंगीडी के 1 मैच में 1 विकेट है, 2 मैच में 3 विकेट है यहाँ पर ओटनील बाटमैन के, और लिजार्ड विलियम्स के देखिए 4 मैच में 7 विकेट हैं। एंड्रे सिमलियन एक बार खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और उसी मैच में उन्होंने सैम अयूब को आउट किया था। इसके बाद वेन्यू पर देखें तो इस मैदान पर खेलने का एक्सपीरियंस केवल 2 प्लेयर्स को है, जॉर्ज लिंडे और साथ ही साथ रीजा हेंड्रिक्स को। एक मैच से ये दोनों खेले हैं, परफॉर्मेंस इनके निकल करके आई नहीं है, और वो मुकाबले भी पीएसएल में खेले थे। बाकी कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर इस मैदान पर अभी तक खेला नहीं है, लेकिन जब खेलते हुए इनकी जो वीकनेसेस दिखाई पड़ी हैं, जो कि एक तो टीम काफ़ी नई है, पाकिस्तानी दौरे पर जो गई है, और जो भी थोड़ी बहुत फेस उन्होंने की है बॉलिंग को, कहीं पर भी पाकिस्तानी बॉलिंग को खास करके, उसके हिसाब से क्विंटन डिकॉक की देखा तो शाहीन अफरीदी की 5 गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं। इनको लेग स्पिन और ऑफ स्पिन दोनों बॉलिंग परेशान करती हैं, जो कि नंबर्स में आपको दिखाई पड़ेगा। और बाकी रीजा हेंड्रिक्स हैं, ये शाहीन पर और मोहम्मद नवाज पर एक बार आउट हो चुके हैं, और निश्चित तौर पर दिक्कत आई है इन दोनों के खिलाफ इनको, और लेग स्पिन पर तो ये दिक्कत में आते ही हैं। और इवन अगर आप देखें लिटरली तो 25 के भी नीचे का एवरेज है, तो ये 2 इनकी वीकनेसेस हैं, इनके 2 टॉप ऑर्डर बैटर्स की। तो इसको आते आते ये तो समझ में आता है यहाँ तक पहुँचने के बाद कि दोनों टीमें टक्कर की हैं। बेसिकली देखना बस यही है, पिच कैसी होगी, कंडीशंस कैसी बनेगी, वो टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। फिलहाल कप्तान के तौर पर सैम अयूब और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक 2 सबसे कॉमन ऑप्शन होंगे आज के इस मैच में। कप्तान है बस कप्तान के, लेकिन मेरे हिसाब से ना क्विंटन डिकॉक के साथ जाने से बेहतर है कि मोहम्मद नवाज हैं, बाबर आजम या लुहान पिटोरियस हैं ऐसी पिचेस पर, और कॉर्बिन बॉस जो और भी बेहतर, ये भी कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन बन जाते हैं कप्तान है बस कप्तान के। बाकी जो भी अपडेट होगा पिच को लेकर के और मेरी जो फाइनल टीम होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद, तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। बाकी वीडियो पूरा देखिए, वो ज़्यादा जरूरी है, ताकि टीम आप खुद से भी बना पाएँ और मल्टीपल टीमें बना पाएंगे तो बढ़िया चांसेस भी बनेंगे। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर होता है खत्म, चलते हैं, नमस्कार।